हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को कान और इसकी आंतरिक संरचना के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो कान को श्रवण संतुलन अंग भी कहा जाता है। हमारे सिर में नेत्रों के पीछे की ओर पार्श्व में दो कर्ण होते हैं, अर्थात मनुष्य के सिर पर दोनों ओर पार्श्व में एक जोड़ी कान पाए जाते हैं। एक जोड़ी यानी दो कान पाए जाते हैं। तो कान या ईयर की स्थिति क्या है? सिर में आंखों के पीछे की तरफ पार्श्व यानी बगल में, या कहिए तो किनारे की तरफ एक एक कान पाया जाता है। ये ध्वनि तरंगों को ग्रहण करने के अतिरिक्त शरीर का संतुलन भी बनाए रखते हैं। तो ये दोहरे कार्य के संवेदांग होते हैं, अर्थात इनके दो काम होते हैं। पहला काम है श्रवण ज्ञान या सुनना, और दूसरा काम है संतुलन बनाना। मतलब ये सुनने के साथ साथ शरीर का संतुलन भी बनाए रखते हैं, इसीलिए इन्हें श्रवणो संतुलन इंद्रिय कहा जाता है। चलिए अब कान की संरचना समझा देते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ईयर के बारे में जान लेते हैं। तो मनुष्य के कर्ण में तीन प्रमुख भाग होते हैं, यानी हमारा कान तीन प्रमुख भागों में बटा होता है। पहला भाग बाह्य कर्ण अथवा अंग्रेजी में इसे एक्सटर्नल ईयर कहा जाता है, और दूसरा है मध्य कर्ण अथवा मिडिल ईयर, और तीसरा है अंतः कर्ण अथवा इंटरनल ईयर। चलिए अब इन तीनों भागों को चित्र के माध्यम से एक एक करके समझा देते हैं। तो पहला भाग है बाह्य कर्ण अथवा एक्सटर्नल ईयर। यह कर्ण अथवा कान का सबसे बाहरी भाग होता है। इसमें तीन प्रमुख भाग होते हैं, यानी ये कान का सबसे बाहर की ओर वाला भाग है, और इसके तीन भाग होते हैं। कर्ण पल्लव या ईयर पिन्ना इसी को कहा जाता है। दूसरा बाह्य कर्ण कुहर अथवा बाह्य कर्ण मीटस कहा जाता है, या अंग्रेजी में कहें तो ऑडिटोरी कैनाल। और तीसरा है कर्णपटह अथवा ईयर ड्रम। तो बाह्य कर्ण का पहला भाग कर्ण पल्लव अथवा पिन्ना है। यह कान का सबसे बाहरी भाग होता है। जो कर्ण पल्लव है या पिन्ना है, ये कान का सबसे बाहरी भाग है, जो आधी कीप की तरह से होता है। जैसे कीप होती है तो उसमें से आधी देखा जाए तो आधी कीप के आकार का होता है, यानी कर्ण पल्लव कुछ कुछ फनल या कीप के समान होता है। तो ये जो कर्णपल्लव हैं, इनको कुछ लोग अपनी इच्छा के अनुसार थोड़ा बहुत हिला डुला भी सकते हैं। इसका कार्य है ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करना और इकट्ठा करके कर्ण मीटस में भेजना। मतलब यह ध्वनि तरंगों को एकत्रित करके एक्सटर्नल ऑडिटोरी मीटस में भेजता है। यहीं पर बताते चलें कि गाय, बैल, भैंस, कुत्ते, बिल्ली आदि में कर्णपल्लव बड़े बड़े आकार के होते हैं, और हाथी में तो कर्णपल्लव बहुत अधिक बड़ा होता है। आप लोगों ने देखा होगा, इनमें से कोई भी जानवर जब कुछ सुनने लगता है तो कान को रेडार एंटीना की तरह खड़ा करता है। आपने कई बार देखा होगा, जब भी कुछ सुनने लगते हैं तो कान को खड़ा कर लेते हैं जिससे सुनते हैं। तो ये हुआ कर्णपल्लव या पिन्ना। अब बाह्य कर्ण का दूसरा भाग है बाह्य कर्ण कुहर अथवा बाह्य कर्ण मीटस कहा जाता है। यह पिन्ना से भीतर की ओर फैली लंबी नलिका होती है, यानी बाहरी पिन्ना से लेकर के भीतर तक फैली लंबी नलिका होती है, अथवा कहें तो गर्दन जैसी नालाकार गुहा के रूप में ऑडिटोरी कैनाल होती है। इसमें वायु भरी रहती है। इसके अधिकांश भीतरी भाग में टेम्पोरल हड्डियां पाई जाती हैं। इसका जो भीतर का भाग होता है, उस अधिकांश भीतरी भाग में टेम्पोरल हड्डियां होती हैं। यह पिन्ना के आधार भाग से शुरू होकर के इसके भीतरी सतह पर कर्णपटह अथवा ईयर ड्रम नामक मजबूत झिल्ली तक होता है। कर्णपटह को टेम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो भीतरी सतह का मतलब है ऑडिटोरी कैनाल के लास्ट में टेम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, अथवा कान का पर्दा होता है। ये जो टेम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इसी को कान का पर्दा भी कहा जाता है। यह पर्दा बाह्य कर्ण को मध्य कर्ण से पृथक करता है, अर्थात यही पर्दा कान के बाहरी भाग को मध्य भाग से अलग करता है। तो यहीं से इसको हम अलग अलग रूप में पहचानते हैं कि ये बाह्य कर्ण है और मध्य कर्ण है, यानी पर्दा कान के बाहरी भाग को मध्य भाग से अलग करता है। तो चलिए अब इस तीसरे भाग पर्दे को समझ लेते हैं, अर्थात ईयर ड्रम के बारे में जान लेते हैं। तो ईयर ड्रम को
टिम्पैनम कहा जाता है, अथवा कर्णपटह झिल्ली भी कहा जाता है, अथवा इसी को कान का पर्दा भी कहते हैं। यह पर्दा सदा तना रहता है। जो पर्दा होता है कान का, ये सदा तना रहता है। कान के पर्दे का आवरण एपिथीलियम ऊतक का होता है। जो इसका आवरण होता है बाहर का, वो एपिथीलियम ऊतक का होता है। ये कहीं जो इसके किनारे होते हैं वो एपिथीलियम ऊतक के बने होते हैं, और पर्दे के बीच का जो भाग होता है वो तंतुमय संयोजी ऊतक का बना होता है। तो किनारा एपिथीलियम ऊतक का और जो बीच का भाग होता है वो संयोजी ऊतक का बना होता है। पर्दे के बाहर की ओर, मतलब बाह्य कर्णमीटस की दीवार में सेरुमिनस ग्रंथियां होती हैं। जो पर्दे से बाहर की ओर अगर हम निकलेंगे तो कौन सी, जो कर्णमीटस था उसकी दीवारों में सेरुमिनस ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों से मोम जैसा पदार्थ स्रावित होता है जो कर्णपटह को चिकना बनाए रखता है। यानी इस जो कर्णमीटस है इसमें सेरुमिनस ग्रंथियां पाई जाती हैं, इनसे एक पदार्थ स्रावित होता है मोम जैसा। और इस पदार्थ से क्या होता है कि जो कर्णपटह होती है, जो कान का पर्दा होता है, वो चिकना बना रहता है, और यही मोम मिल करके कान में धूल के कणों को जाने से रोकता है। धूल के जो कण होते हैं इसी में चिपक जाते हैं, अंदर नहीं जाते हैं, और कीटाणुओं आदि को भी घुसने नहीं देता है। इसी मोम के कारण ही कान का पर्दा सूखने से बचा रहता है। तो ये तो हुआ कान का बाह्य भाग। अब चलिए मध्य कर्ण अथवा मिडिल ईयर के बारे में समझ लेते हैं। तो यह कर्णपटह अथवा ईयर ड्रम से भीतर की ओर होता है। जो मध्य कर्ण है ये ईयर ड्रम होता है, जो कान का पर्दा होता है उसके बाद से शुरू होता है। तो करोटि की टेम्पोरल हड्डी की वायु से भरी गुहा के रूप में होता है, जिसे कर्ण गुहा या टिम्पैनिक कैविटी भी कहा जाता है। यानी जो मध्य कर्ण है इसे कर्ण गुहा के नाम से भी जानते हैं या टिम्पैनिक कैविटी भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो कान का ये वाला जो भाग है यही मध्य कर्ण है। मध्य कर्ण को कर्ण गुहा या टिम्पैनिक कैविटी भी कहा जाता है, मैंने बताया। और इतने भाग को यदि बड़ा करके देखा जाए, जो ये भाग है इस भाग को यदि बड़ा करके देखा जाए तो इस तरह से दिखाई देगा। कर्ण गुहा यूस्टेकी नली द्वारा मुख ग्रसनी में खुलती है। जो कर्ण गुहा है ये यूस्टेकी जो नली है इसके द्वारा मुख ग्रसनी में खुलती है। चलिए अब जान लेते हैं कि ये जो मध्य कर्ण है ये आंतरिक कर्ण से कैसे जुड़ा होता है। तो इसके लिए इतने से भाग को बड़ा करके देखते हैं कि देखें कैसे जुड़ा होता है। मध्य कर्ण की गुहा दो छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा आंतरिक कर्ण की गुहा से जुड़ी रहती है। जो मध्य कर्ण की गुहा है दो छोटे छोटे छिद्रों से द्वारा जो आंतरिक कर्ण है उससे जुड़ी रहती है ये। इन दोनों छिद्रों के नाम भी जान लेते हैं। तो पहला नाम है, यानी ऊपर की ओर अंडाकार छिद्र को फेनेस्ट्रा ओवलिस कहा जाता है, अथवा ओवल विंडो कहते हैं इसे अंग्रेजी में। और नीचे की ओर वर्तुल जो छिद्र है इसे फेनेस्ट्रा रोटंडस कहते हैं, अथवा इसी को राउंड विंडो भी कहा जाता है। इन दोनों छिद्रों पर पतली सुदृढ़ झिल्ली मढ़ी होती है। जो दोनों छिद्र होते हैं इन पर पतली सुदृढ़ झिल्ली मढ़ी होती है, यानी प्रत्येक छिद्र पर महीन और दृढ़ झिल्ली ढकी रहती है। कर्ण गुहा के भीतर तीन छोटी छोटी कर्ण अस्थियां पाई जाती हैं। इसी कर्ण गुहा में या इसी मध्य कर्ण में तीन छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती हैं जिसे कर्ण अस्थियां कहा जाता है। ये कौन सी हैं? तो मैलियस, इनकस और स्टेप्स। तो मध्य कर्ण में तीन छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। चलिए इन तीनों हड्डियों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी और इनकी संरचना को समझ लेते हैं। तो पहली है मैलियस। तो तीनों हड्डियों में से ये हड्डी सबसे बड़ी होती है। यह हथौड़े के आकार की होती है, जैसे हथौड़ा होता है बिल्कुल उसी के आकार की होती है। इसका बाहरी सिरा सकरा होता है और भीतरी सिरा चौड़ा होता है। जो बाहर का सिरा है वो सकरा है और जो भीतर का सिरा है वो चौड़ा होता है। इसका बाहरी सिरा कर्णपटह से जुड़ा होता है और भीतरी सिरा इनकस हड्डी से जुड़ा रहता है। यानी जो बाहरी सिरा है वो कर्णपटह से जुड़ा है और जो भीतरी सिरा है वो इनकस हड्डी से जुड़ा है। मैलियस हड्डी निचले जबड़े की आर्टिकुलर हड्डी से बनती है। यानी इसका निर्माण कैसे होता है? जो मैलियस हड्डी है इसका निर्माण जो निचला जबड़ा होता है उसके आर्टिकुलर अस्थ से बनती है। फिर आते हैं दूसरी पर। तो दूसरी है इनकस हड्डी। यह हड्डी निहाई के आकार की होती है, जैसे निहाई होती है वैसे होती है। निहाई क्या है? तो निहाई लोहारों के पास मिलने वाला धातु का एक टुकड़ा होता है जिसका ऊपरी भाग चौड़ा होता है और नीचे का भाग कुछ पतला होता है, उसे निहाई कहा जाता है। तो इनकस हड्डी बिल्कुल वैसे ही होती
होती है। इस हड्डी का बाहरी चौड़ा वाला सिरा मैलियस से जुड़ा रहता है। जो इसका बाहरी वाला चौड़ा वाला सिरा है वो मैलियस से जुड़ा है तथा भीतरी पतला सिरा स्टेपीज से या स्टेप्स से जुड़ा होता है। इनकस हड्डी ऊपरी जबड़े के क्वाड्रेट अस्थि से बनती है। यानी जो इनकस हड्डी है इसका निर्माण कैसे होता है, तो जो ऊपरी जबड़ा होता है ऊपरी जबड़े के क्वाड्रेट अस्थि से बनती है। फिर अगली है स्टेप्स अथवा स्टेपीज। तो यह घोड़े के रकाब के आकार की होती है, जैसे घोड़े का रकाब होता है बिल्कुल वैसे ही होती है। इसीलिए इसके बीच में रकाब की तरह का एक छोटा सा छिद्र होता है। यह छिद्र त्रिकोणाकार होता है, जैसे त्रिकोण होता है बिल्कुल वैसे ही होता है। इसका अगला सिरा इनकस से जुड़ा होता है और जो भीतरी सिरा है, जो पिछला सिरा है, वो फेनेस्ट्रा ओवलिस पर मढ़ी हुई झिल्ली से लगा रहता है। तो स्टेपीज हायोमैंडिबुलर अस्थियों का रूपांतरण होती है, या कह लीजिए स्टेपीज जो हड्डी होती है, जो स्टेप हड्डी होती है, ये हायोमैंडिबुलर हड्डियों के रूपांतरण से बनती है। यहीं पर आपको बता दें कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी यही स्टेप्स होती है, स्टेपीज होती है। जो मानव शरीर है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है और सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो जांग में पाई जाती है। मेरे चैनल में हड्डी पर वीडियो अपलोडेड हैं, अस्थि पर वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जा करके वहां से देख सकते हैं, पूरी जानकारी समझ सकते हैं। तो ये तीनों कर्ण अस्थियां लचीले स्नायु या लिगामेंट द्वारा कर्ण गुहा की दीवार से सधी रहती हैं। यानी जो तीनों हड्डियां हैं ये लचीले स्नायु के द्वारा अथवा अंग्रेजी में कहें तो लिगामेंट के द्वारा कर्ण गुहा की दीवार से सधी रहती हैं, दीवार में सधी होती हैं। ध्वनि तरंगें इन्हीं अस्थिकाओं द्वारा कर्णपटह के अंदर अंतःकर्ण में पहुंचती हैं। यानी इन्हीं अस्थियों के द्वारा जो ध्वनि तरंगें होती हैं तो कर्णपटह से अंतःकर्ण में पहुंचती हैं, यानी मध्य कर्ण से अंतःकर्ण में जाती हैं। तो मध्य कर्ण ध्वनि तरंगों को यांत्रिक कंपनों में बदलकर अंतःकर्ण में पहुंचाता है। जो मध्य कर्ण होता है ध्वनि तरंगों को क्या करता है, यांत्रिक कंपनों में बदलकर अंतःकर्ण में देता है, या कहें तो ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है और साथ ही साथ वायु दाब को भी नियंत्रित करता है। तो अब ये तो हो गया। अब चलिए बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण हो चुके हैं, चलिए अब अंतःकर्ण या इंटरनल एयर के बारे में समझ लेते हैं। अंतःकर्ण अर्धपारदर्शक झिल्ली की बनी एक जटिल संरचना होती है। यानी अर्धपारदर्शक झिल्ली का अंतःकर्ण बना होता है और जटिल संरचना है, जिसे क्या कहते हैं, कला गहन कहा जाता है, अथवा अंग्रेजी में कहें तो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ कहते हैं। इसका अधिकांश भाग सकरी, कैनाल्स अथवा डक्ट्स का बना होता है। इसके मध्यवर्ती भाग में दो थैलीनुमा बेस्म होते हैं। जो बीच का भाग होता है उसमें दो थैलीनुमा बेस्म होते हैं अथवा दो थैलीनुमा चैम्बर होते हैं, बैक शेप चैम्बर होते हैं। पहला यूट्रिकुलस और दूसरा सेकुलस, यानी पहला ये वाला यूट्रिकुलस और दूसरा ये वाला सेकुलस होते हैं। तो ये दोनों सेक्युलो यूट्रिकुलर कैनाल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यानी दोनों एक कैसे जुड़े रहते हैं, तो सेक्युलो यूट्रिकुलर कैनाल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो यूट्रिकुलस से तीन अर्ध वृत्ताकार नलिकाएं निकलती हैं। जो यूट्रिकुलस है इससे तीन अर्ध वृत्ताकार नलिकाएं निकली हुई हैं, जिनको उनकी स्थिति के अनुसार अगर देखा जाए तो पहली अग्र अर्धवृत्ताकार नलिका जिसे एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल कहा जाता है, और दूसरी पश्च अर्धवृत्ताकार नलिका जिसे पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल कहा जाता है, और तीसरी बाह्य अर्धवृत्ताकार नलिका जिसे एक्सटर्नल सेमी सर्कुलर कैनाल कहा जाता है। तो अग्र एवं पश्च नलिकाएं यूट्रिकुलस से एक ही स्थान पर निकलती हैं। जो अग्र और पश्च हैं ये यूट्रिकुलस से एक ही स्थान से निकली हैं और कुछ दूर तक जुड़ी हुई भी हैं। दोनों नलिकाओं के इस जुड़े भाग को क्या कहा जाता है, कम्यून कहते हैं। जो दोनों नलिकाओं का जुड़ा भाग है तो इसको कम्यून बोला जाता है। प्रत्येक नलिका का दूरस्थ सिरा जो है वो फूला हुआ है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। जो प्रत्येक नलिका का दूरस्थ सिरा है ये बिल्कुल फूला हुआ है। इस फूले गोल भाग को एम्पुला कहा जाता है। गोल भाग को क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। तो सेकुलस का पिछला सिरा लंबा एवं स्प्रिंग की तरह कुंडलित होता है। जो ये सेकुलस का पिछला सिरा है ये वाला, ये लंबा है और स्प्रिंग की तरह कुंडलित है। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको कॉक्लियर नलिका बोलते हैं। नहीं क्या है ये, कॉक्लियर नलिका है जो कुंडलित भाग है।
कॉक्लियर नलिका के कुंडल या कॉइल्स लचीले लिगामेंटों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यानी जो इसके कुंडल हैं वो लचीले या इलास्टिक लिगामेंट्स के द्वारा जुड़े होते हैं। कॉक्लिया नलिका अपने चारों ओर के अस्थिकोशों से इस प्रकार जुड़ी रहती है कि अस्थिकोश की गुहा 2 कक्षों में बढ़ जाती है। यानी इस तरह से जुड़ी है कि 2 कक्षों में बढ़ गई है। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम बता रहे हैं आपको कि कॉक्लिया नलिका के ऊपर का जो कक्ष है इसे स्केला वेस्टिबुलाई कहा जाता है। जो कॉक्लिया नलिका के ऊपर का ये वाला भाग है इसे स्केला वेस्टिबुलाई कहते हैं, तथा कॉक्लिया के नीचे का कक्ष जो है मध्य कर्ण या सोपान या स्केला टेम्पनाई कहा जाता है। आपको ये बता दें ये चित्र कौन सा है, तो ये चित्र जो आपने बताया कि ये कुंडलित सिरा है जो कॉक्लियर नलिका है इसकी अनुप्रस्थ काट का चित्र है। तो अंदर का भाग है दिखा रहे हैं, तो ये स्केला टेम्पनाई हो जाएगा, अथवा इसे ही टिम्पैनिक नलिका भी कहा जाता है। दोनों के बीच में स्थित कॉक्लिया नली की गुहा को मध्य सोपान अथवा स्केला मीडिया कहा जाता है। यानी इन दोनों के बीच में जो स्थित नली है या कॉक्लिया नली है इसकी गुहा को मध्य सोपान कहा जाए हिंदी में, अथवा स्केला मीडिया कहा जाता है। तो कर्णपटह के अंतिम सिरे पर स्केला वेस्टिबुलाई एवं स्केला टेम्पनाई की गुहाएं परस्पर आपस में मिली रहती हैं। जो कर्णपटह हमारा है उसके आखिरी सिरे पर जो स्केला वेस्टिबुलाई है और स्केला टेम्पनाई है इसकी गुहा आपस में मिली होती हैं। इस स्थान को हेलिकोट्रेमा कहा जाता है। यानी इस स्थान को क्या कहते हैं? हेलिकोट्रेमा। स्केला वेस्टिबुलाई फेनेस्ट्रा ओवलिस द्वारा तथा स्केला टेम्पनाई फेनेस्ट्रा रोडेंटा के द्वारा कर्णपटह की गुहा से संबंधित होती हैं, जुड़ी होती हैं। इनमें पेरीलिम्फ भरा होता है। जो इनमें भरा क्या है? तो पेरीलिम्फ भरा होता है, किंतु स्केला मीडिया या मध्य कक्ष में एंडोलिम्फ होता है। यानी उनमें पेरीलिम्फ था लेकिन मध्य कक्ष जो है इसमें एंडोलिम्फ भरा होता है। कॉक्लिया में ही नहीं वरन यूट्रिकुलस, सैकुलस और अर्धवृत्ताकार नलिकाओं की गुहाओं में भी यही द्रव भरा होता है। आशा है आप सभी लोगों को कान और उसकी संरचना अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।